नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, हिंदी पेडागोजी में जिस तरीके से पेपर आता है सीटेट के एग्जाम में, उसी तरीके का जो है मैंने आज पेपर जो है दिया है। मतलब आज आपको गद्य और पद्य भी जो है देखने को मिलेंगे इस पेपर में। ठीक है, आज से मैं जो है डेली आप लोगों को जो है गद्य और पद्य से रिलेटेड जो है वीडियोस देता रहूँगा। तो इस जो है गद्य और पद्य वाले सेक्शंस को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करिएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे करना होता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं लोग, है ना, और एक कॉमन तरीका है, उसी तरीके से देखेंगे। ठीक, तो अगर ये जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को भी पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो है पद्यांश दिया गया है। पद्यांश में जो है आमतौर पे लय होती है, गीत होता है। तो ये पद्य का कहने का मतलब होता है ये गीत के रूप में होता है, ठीक है, कविता के रूप में होता है। तो आइए पढ़ते हैं। हिमालय जो है पर्वत ऊंचा खड़ा, सदियों से है धरती का गहना, बर्फ की चादर नदियों का मोल, जीवन का आधार सदा अनघट घन, सुबह की किरण जब शिखर छूती, स्वर्णिम आभा से धरती झूमती, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ये, शांति और ज्ञान की सैर करे यह, काटो ना इनके वन, रखो ध्यान, हिमालय बिना सुन जो है सूना है जीवन। तो इस तरीके के जो है एक जो है कविता दी गई है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो देखिए, आइए क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे दिए गए पद्य का केंद्रीय विचार क्या है। तो जो पद्य का जो मूल सार है उसका क्या है। तो यहाँ पे नदियों के बारे में तो बात हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपको सीधा सीधा देना है हिमालय। तो हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि हिमालय कैसा है, और इसमें जो है पेड़ पौधे जो है उसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जीवन का आधार है, यही बताया गया है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्य के अनुसार हिमालय को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए, हिमालय को केवल जो है बर्फ की चादर के रूप में नहीं किया गया, सुबह की किरण का प्रतीक नहीं किया गया, ये इसे किया गया है धरती का गहना के रूप में, है ना, इसे जीवन का आधार बताया गया है। जो भी क्वेश्चन होगा उसके जो चार ऑप्शंस होंगे वो पूरा का पूरा जो है इस पूरे जो है कंप्लीट जो है गद्य से या पद्य से दिया जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, और इन जो है जितने भी जो है गीतों की जो लाइन लिखी रहती है इनको ध्यान रखना है कि इनमें क्या पॉइंट्स रखे गए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ये देखिए, इस गद्य को पढ़ाने के लिए कौन सी जो है शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर, तो व्याख्या विधि नहीं अच्छी मानी जाती, प्रदर्शन विधि भी नहीं मानी जाती, प्रश्नोत्तर विधि अच्छी विधि होती है जिसमें बच्चे की तार्किक चिंतन और चेतना का विकास होता है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो उत्तर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर सबसे सही फिट बैठता है वो है परियोजना विधि। परियोजना विधि में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है किसी विषय पर अनुसंधान करता है, या फिर कह सकते हैं कि सामूहिक कार्य करता है। इससे क्या होता है, रचनात्मक गतिविधि करते हैं बच्चे। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है विद्यार्थियों को जो है सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे परियोजना विधि के माध्यम से हम बच्चों के अंदर जो है पर्यावरणीय जागरूकता को जो है पैदा कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य करवा सकते हैं, सहयोग जो है अधिगम का जो है होता है, और जो है वास्तविक जीवन से जो है संबंध जो है सह संबंध स्थापित भी किया जाता है। तो परियोजना विधि बहुत ही जो है अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है, पद्य में हिमालय को क्या प्रदान करने वाला बताया गया है। तो केवल शांति, केवल बर्फ और वन नहीं, इसे शांति और ज्ञान जो है प्रदान करने वाला बताया गया है। चौथे का आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही होगा। ठीक, इस पद्य को कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। तो अगर आप पद्य की लाइन या इस पद्य की जो है इस गीत को पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे गणितीय गणना या चित्र ये इस तरीके से कुछ भी नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ आज जो है आपको सिंपल दे रहा हूँ। कल से जो है आपको अच्छे तरीके से गद्य और पद्य का जो है जब भी वीडियो दूंगा तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके दूंगा, मतलब जो एग्ज़ाम्स में आए। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं कि आपको गद्यांश और पद्यांश के संबंध में जो आपको एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे अब तक 2011 से जो जितने भी पूछे गए हैं वो सब आपको मैं करा दूँ। ठीक है, तो इससे एक तो हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर का पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा, और आपके लिए जो है मैं आपको इन क्वेश्चंस के संबंध में कुछ बातें भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो है थोड़ा सा सिंपल होगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय जो है पर्वत ऊंचा खड़ा में ऊंचा जो है शब्द क्या है। तो देखिए, यहाँ ऊंचा खड़ा है
तो ये शब्द है विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे ऊंचा शब्द जो है विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सुबह की किरण जब शिखर छूती है में किरण का पर्यायवाची क्या है? तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पे 7वें का आंसर है। ये किरण का पर्यायवाची ना कि शिखर है, धरती, रश्मि नहीं है, बल्कि आभा है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिमालय की बर्फ चमक रही है में चमक शब्द क्या है? तो चमकना जो है यहाँ पे जो शब्द है वो दिया गया है। आंसर है 8वें का, ये क्रिया है शब्द। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं अगले जो है टॉपिक पे, वो है गद्यांश। इसके संबंध में हमें उत्तर देना है। सेम तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें एक बार पढ़ना होगा और पढ़ते हुए हमें इन कुछ जो है पॉइंट्स पे जो है नोट कर लेना चाहिए। जैसे प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह की पहली किरण, अब याद रखिएगा ये पॉइंट्स कि अभिन्न अंग है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का चहचहाना, हरे पेड़ पौधों के बारे में बात हो रही है। छांव हमें शांति देती है, सुकून प्रदान करती है। नदियों का जो है बहना, पहाड़ों की ऊंचाई, फूलों की महक, ये सब उपहार के रूप में बताए गए हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इनका दोहन कर रहा है। तो प्राकृतिक दोहन के बारे में बात हो रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन ने प्रकृति को जो है संतुलन को बिगाड़ दिया है। ठीक है, और इसमें प्रकृति के प्रति अब हमारी एक जिम्मेदारी समझनी होगी और इसे संरक्षित करना होगा। तो इतने पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे कि भाई यहाँ पे जीवन, प्रकृति को जो है जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। चाहे सुबह की पहली किरण हो, पक्षियों का चहचहाना हो, हरे पेड़ पौधे हो, ये सब हमें जो है एक सुकून प्रदान करते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं। नदियों का जो है बहना, पहाड़ों की ऊंचाई, फूलों की महक, ये सब हमें जो है उपहार की तरह देखने चाहिए। लेकिन आज के मनुष्य ने जो है इनका दोहन किया और सब सत्यानाश कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे गद्य को पढ़ते हैं। तो गद्य जो है विषय इसमें यहाँ पे क्या है? मनुष्य का स्वार्थ है कि प्रकृति का सौंदर्य के बारे में बात हो रही है। तो आंसर 9वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्राकृतिक का जो है सौंदर्य और संरक्षण, उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर प्रकृति के किन उपहारों का उल्लेख किया गया? तो देखिए, वनों की कटाई का तो कोई उपहार होगा नहीं, स्वार्थ कोई उपहार है, जलवायु परिवर्तन कोई उपहार है। तो यहाँ पे नदियों, पहाड़ों और फूलों की महक को उपहार के रूप में बताया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। इस गद्य को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन करा है। तो इसको पढ़ाने के लिए व्याख्यान और ये सब नहीं, यहाँ पे परियोजना विधि सबसे बेहतर कार्य करेगी, क्योंकि इसमें बच्चों को जो है किसी विषय पर अनुसंधान करके जो है सिखाया जाता है, गतिविधियों के बारे में से सिखाया जाता है, रचनात्मक गतिविधियाँ कराई जाती है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है इस टॉपिक से जो है सक्रिय भागीदारी के रूप में जो है जुड़ता है, वास्तविक जीवन से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। रचनात्मक सहयोग, अधिगम, पर्यावरण जागरूकता, ये सब जो है इसके जो है बेस्ट जो है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, गद्य में प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वाक्य में अभिन्न अंग का क्या अर्थ है? तो अभिन्न अंग है मतलब अलग है, या महत्वपूर्ण अंग है, या अभिन्न है जिसको भिन्न न किया जा सके, अविभाज्य। ऑप्शन यहाँ पे 12वीं का सी सही जवाब होगा। नदियों का कलकल बहना में कलकल जो है शब्द क्या है? तो देखिए, कलकल जो है ये एक ध्वनि सूचक शब्द है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ध्वन्यात्मक जो है शब्द होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सीधा पेडागोजी आ गई है आपसे। तो हिंदी शिक्षण में जो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का जो है उद्देश्य क्या होता है? तो जब हम बच्चों को प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाते हैं तो इसका मूल जो उद्देश्य होता है हिंदी में संवाद कराना। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि जो है बच्चों में एक तो संवाद कराना होता है आपस में एक दूसरे के साथ, अब मौखिक अभ्यास पर जोर देना होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ गलत हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से परियोजना विधि, प्रोजेक्ट जो है मेथड का उपयोग कब सबसे प्रभावी होता है? तो यहाँ पे सबसे जो है परियोजना विधि का सबसे ज़्यादा यहाँ पे नियम सिखाए जाते हैं, नहीं, जब विद्यार्थी को रचनात्मक और अनुसंधानात्मक जो है कार्य करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग का क्या लाभ होता है? तो सहयोगात्मक, जहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। तो व्यक्तिगत अध्ययन की बात ही नहीं हो रही, केवल शिक्षक की बात नहीं हो रही, लिखित परीक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। समूह में जब बच्चे कार्य करते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो है
एक दोस्ती यारी वाला भाव होता है, तो यहाँ पे चेतना भी जागृत होगी कि भाई मेरा दोस्त है, मैं इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। दूसरा, एक दूसरे को ज्ञान भी जो है कुछ ना कुछ बातें सिखाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर जो है सामूहिक चेतना और जो है एक दूसरे का जो है ज्ञान जो है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। हिंदी भाषा की कक्षा में कविता शिक्षण के लिए कौन सी जो है विधि सबसे उपयुक्त है? तो अगर किसी बच्चे को कविता पढ़ाई जा रही है तो सबसे बेहतर क्या होगा भैया? व्याख्या तो नहीं हो सकता कि किसी कविता की हम व्याख्या कर दें, या फिर केवल अनुवाद की, जो मैंने अभी आपको कोई गीत है उसका ट्रांसलेट कर दिया। ये व्याकरण विश्लेषण जो है विधि भी कोई लेना देना। तो कविता शिक्षण के लिए गीत गायन और भाव चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह, जिसे कहते हैं हम रोल प्ले, का उपयोग जो है किस कौशल के विकास के लिए किया जाता है? तो रोल प्ले जो होता है वो ज़्यादातर मौखिक संप्रेषण और अभिव्यक्ति को जो है विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होगा? तो देखिए, अगर हम प्राथमिक स्तर पे बात करें, क्लास 1 से 5 तक की बात करें, तो यहाँ पे अगर किसी बच्चों को हिंदी पढ़ाने की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे व्याकरण केंद्रित नहीं हो सकता, यहाँ पे संप्रेषण केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। 19वें का बी सही जवाब होगा। अनुशासन केंद्रित नहीं होगा, जहाँ पे अनुशासन केंद्र में हो, जहाँ पे व्याकरण केंद्र में हो, जहाँ पे परीक्षा केंद्र में हो, जहाँ पे एक दूसरे के साथ संवाद जो है केंद्र में हो, कम्युनिकेशन केंद्र में हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल, जिसे कहते हैं लिसनिंग स्किल्स, विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो अगर बच्चों के अंदर लिसनिंग जो है स्किल्स बेहतर करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाओ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का जो है मौका दो। तो यहाँ पे कहानी सुनाना और फिर उस पर जो है प्रश्न पूछना कि बच्चे ने ये कहानी सुना, मतलब मैं आपको कोई कहानी पढ़ाऊं और फिर मैं आपसे पहले ही कहानी पढ़ा सुनाने से पहले आपसे कह दूं कि आप लोग मेरे जो बोली जाने वाली कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद मैं आप लोगों से इससे संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी हमसे इस कहानी के विषय में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो होता है इससे जो है एक श्रवण कौशल की जो है विकसित होती है। ठीक है, सुनने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होगी। ये सुनने की क्षमता से मतलब होता है, इससे क्या होता है, बच्चे का जो है ध्यान जो है केंद्रित होता है, इससे बच्चा जो है किसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है ना, और जो है अमूर्त सोच का जो है अमूर्त सोच जो है डेवलप होती है। ठीक, हिंदी शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कब सबसे प्रभावी होता है? तो प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछो और उसका उत्तर दे, तो ये सबसे उपयोग कब प्रभावी होगा? तो जब जो है प्रश्नोत्तर पूछने का सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, केवल व्याकरण पढ़ाना हो, लिखित कार्य पर जोर देना, केवल पाठ पढ़ाना हो। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, जब बच्चों की समझ का मूल्यांकन करना हो तब हम देखते हैं, उनसे पूछते हैं प्रश्न और फिर वो उसका उत्तर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। हिंदी शिक्षण में साहित्य रस सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदी शिक्षण में साहित्य रस को सिखाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है, साहित्य पढ़ाने का क्या मूल उद्देश्य होगा भाई? भावनात्मक और सौंदर्यात्मक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। हिंदी शिक्षण में डिजिटल जो है उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है? तो डिजिटल उपकरण मतलब टीवी हो गया, है ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ये सब। तो यहाँ पर जो होता है ये आमतौर पे इसी का लिए होता है, इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए और ऑडियो विजुअल सामग्री के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। हिंदी में जो है पठन कौशल, रीडिंग स्किल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो रीडिंग स्किल की बात करें तो 24 का आंसर हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, सबसे बेहतर रीडिंग स्किल मानी जाती है वो है मौन पठन और सारांश लेखन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा सही जवाब। हिंदी गद्य पढ़ाते समय विद्यार्थी की समझ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर हम किसी गद्य या पद्य को पढ़ा रहे हैं और तो बच्चों की समझ बढ़ाना है तो केवल अनुवाद नहीं करना है, बल्कि हमें उस पर चर्चा करना है, और केंद्रीय विचार गद्य का क्या विचार है, इसका क्या मूल तथ्य है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। हिंदी में लेखन कौशल, राइटिंग स्किल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि होगी? तो अगर किसी बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेहतर होगा वो है निबंध लेखन और पत्र लेखन कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे, बाकी केवल वाले पॉइंट्स तो वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है,
आज का पेपर जो है आप लोगों के लिए बहुत सिंपल लग रहा होगा। अच्छा चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के जो है पेपर में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर सिंपल था कि हार्ड था, कैसा था, ताकि कल का जो है पेपर आपको जो मिले तो वो इससे थोड़ा सा एक जो है दर्जा ऊपर हो, ठीक है। हिंदी भाषा की कक्षा में शब्दावली विस्तार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो अगर शब्दावली विस्तार की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर होता है कि भाई हम शब्दावली के विस्तार के लिए क्या हो, सामूहिक जो है चर्चा करा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वोकैब डेवलप होती है। दूसरा, पर्यायवाची और बुलियन शब्दों का अभ्यास करा सकते हैं, या केवल कहानी सुनाना हो सकता है। तो यहाँ पे जो 27वें का जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा इस क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो अगर हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो एक बेहतर होगा कि उसको लेखन का सबसे ज़्यादा अवसर दे। अब वो कहानी लेखन हो या कविता लेखन हो, कुछ भी हो, उसमें जो है लेखन के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाने चाहिए। अवसर हो गया ऑप्शन ए। हिंदी गद्य के शिक्षण में मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका होता है वो है विश्लेषण और रचनात्मक प्रश्नों का प्रयोग। समझ वाले प्रश्नों का प्रयोग और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का प्रयोग, रचनात्मक प्रश्नों का प्रयोग, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बच्चों का कराना, ठीक। हिंदी शिक्षण में संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई संप्रेषण, अगर किसी के बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत जो है ख़राब होगा। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दीजिए, उससे प्रश्न पूछिए, उसे किसी टॉपिक पर चर्चा करिए, यही सब कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। हिंदी शिक्षा में समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं इंक्लूसिव जो है एजुकेशन का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी पेडागोजी में। और ईवीएस में भी पूछे जाएगा समावेशी शिक्षा और सीडीपी में भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस केवल समावेशी शिक्षा से हो जाते हैं, और ये बहुत ही सरल टॉपिक है जहाँ पे सिर्फ केवल सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पढ़ाना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, न धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करना, सबको समान रूप रखते हुए सबको पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब यही है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हिंदी शिक्षण में मोटिवेशन, प्रेरणा का क्या महत्व होता है? तो प्रेरणा जो कि बाहर से दी गई एक ऊर्जा होती है। तो ये प्रेरणा से क्या होता है, बच्चे में जो है रुचि का जो है, इंटरेस्ट का जो है और सक्रियता को जो है बढ़ाना होता है। इसलिए हम जो है मोटिवेशन देते हैं, हम मोटिवेट करते हैं कि बेटा ये टॉपिक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से मोटिवेट करता हूँ क्योंकि भाई ये टॉपिक पढ़ लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इनको टॉपिक कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही होता है कि बच्चों को मेरे बातों से जो है उनके अंदर एक रुचि, इंटरेस्ट पैदा हो और सक्रिय भागीदारिता जो है बढ़े उस टॉपिक को लेकर के। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। किसी पाठ्यक्रम में साहित्य को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, लिटरेचर का मूल उद्देश्य ये होता है कि सांस्कृतिक और भावनात्मक समझ बच्चे के अंदर विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी राइट होगा। यहाँ पे केवल जो है वाला पोर्शन जो है डी ले लीजिए, ठीक है। हिंदी शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो क्यों होता है? मूल्यांकन का काम ही यही है कि बच्चे की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार। भाई रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कई बार आप देखिए बच्चों जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जब सिलेबस दिया जाता है उनके टेस्ट के संबंध में, तो उसमें ये नहीं लिखा रहता कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उनको ये लिखा रहता है जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्ज़ाम। उसमें ये बताया जाता है कि भैया रचनात्मक मूल्यांकन हम करेंगे आपके बच्चे का, इन इन टॉपिक्स के आधार पे आप पढ़ा के भेजिए, टॉपिक्स अच्छे से तैयार करिए, ताकि जो है हम जो है उनकी जो है निरंतर निगरानी करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। एक हिंदी भाषा शिक्षण में विविधता, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखने का क्या अर्थ है? तो विविधता का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी विद्यार्थी को एक तरह से पढ़ना, विविधता जहाँ पे अलग अलग जो है धर्म जाति के जो है बच्चे होंगे, रंग रूप के होंगे, और सबको सम्मान के रूप में देखना है, सम्मानीय नज़र से देखना है। तो यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि और स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा।
हिंदी शिक्षण में पुनर्वलन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पुनर्वलन मतलब री-इन्फोर्समेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करने और सीखने में मदद करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। तो इस तरीके से आज हमारा जो है वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 40 लाइक्स का। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।